हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक स्टेट पीसीएस। आज की डेट है 16 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ रिसेशन की। आरबीआई ने कोविड-19 को इंडिया का फिफ्थ रिसेशन घोषित किया है। रिसेशन मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर सेल्स, इनकम, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर गिरावट देखी जाती है। आरबीआई के अनुसार इससे पहले इंडिया ने 1958, 1966, 1973 और 1980 में 4 बार रिसेशन फेस किया है। 1958 में जीडीपी ग्रोथ -1.2 थी, 1966 में 3.6, 1973 में -0.32 और 1980 में -5.2 थी। 1958 में रिसेशन का कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया प्राइमरीली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था और एग्रीकल्चरल रेनफॉल के ऊपर। सो ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून इन दैट ईयर इंडिया फेस्ड स्कैरसिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि फूड ग्रेन्स। सो इन दैट ईयर इंडिया इंपोर्टेड अराउंड 60 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से इंडिया के ट्रेड डेफिसिट में काफ़ी बड़ा गैप आ गया था और इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो हाफ तक रिड्यूस हो गया था। इस वजह से इंडिया ने 1958 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा था और इस वजह से रिसेशन आ गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1966 के रिसेशन की तरफ। इंडिया ने 1962 में एक वॉर चाइना के साथ और 1965 में एक वॉर पाकिस्तान के साथ लड़ा था। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई थी और यह सिचुएशन एक ड्रॉट की सिचुएशन को लेकर आ गई थी। इंडिया में उस दौरान फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अराउंड 20% गिर गया था और इंडिया को फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर रिलायड होना पड़ा था, यानी कि इंडिया फॉरेन इंपोर्ट्स के भरोसे हो गया था। इस वजह से वापस बहुत सारा पैसा इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने में लगा और अ काइंड ऑफ रिसेशन की सिचुएशन पैदा हो गई थी। इसके बाद 1973 में पूरे वर्ल्ड ने एक पहली बार एनर्जी क्राइसिस देखा गया। सिचुएशन ये थी कि उस दौरान इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच वॉर हुआ था और इस वॉर के बाद अरब कंट्रीज़ ने मिलके एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिसाइड किया कि जिन कंट्रीज़ ने इज़राइल को सपोर्ट किया था उन लोग को हम लोग ऑयल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस वजह से इंडिया को भी ऑयल इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी और ऑयल की प्राइसेस के अंदर 400% का इजाफा देखा गया था। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट जो उस समय 414 बिलियन यूएस डॉलर था वह बढ़कर 900 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। आगे बढ़ते हैं 1980 में। 1980 में वापस ऑयल शॉक की वजह से इंडिया के अंदर रिसेशन देखा गया था, बट इस बार वजह थी ईरान और इराक का वॉर। इंडिया मेनली ऑयल इंपोर्ट ईरान और इराक दोनों देशों से करता है और इन दोनों के वार में इंडल्ज हो जाने के कारण इंडिया को इंपोर्ट में काफ़ी दिक्कतें हुई थी और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। आगे बढ़ते हैं 2020 की ओर, यानी कि कोविड-19 क्राइसिस में। कोविड-19 क्राइसिस में लॉकडाउन की वजह से इंडिया को बाकी पहले के जो रिसेशंस है उनसे भी बड़ा रिसेशन को फेस करना पड़ेगा। लॉकडाउन के अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई है और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हो गया है। जो लोग डेली वेजेस अर्न करते हैं उनके लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर करीब 5 से 6.8% का ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा, यानी कि ग्रोथ में कमी देखी जाएगी। इस टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों एडीआईपी स्कीम की तरफ। एडीआईपी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। एडीआईपी मीन्स असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स, यानी कि दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध करवाना। एडीआईपी ने अपना पहला कैंप आज लॉन्च किया। इस स्कीम के बेनिफिशियरी बनने के लिए कंडीशन है कि आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, आपके पास 40% डिसेबलमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी इनकम 20,000 रुपीज़ पर मंथ से
कम होनी चाहिए। एंड द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद के बीच एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया और नेपाल ने एक मेमोरेंडम साइन किया है। फेडरल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल और इंडियन एम्बेसी के बीच एमओयू साइन हुआ है पशुपतिनाथ टेम्पल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इस एमओयू के अंदर करीब 2.33 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए हैं और ये प्रोजेक्ट काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह एग्रीमेंट इंडिया और नेपाल के बीच चल रहे कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा के बॉर्डर विवाद को लेकर है। करते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल की। पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स नेपाल का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यह नेपाल की बागमती रिवर के पास में है एंड इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बागमती रिवर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के द्वारा होली कंसीडर की गई है। यह रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में फ्लो करती है और नेपाल से निकलने के बाद यह कोसी रिवर में आकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आज स्वीडिश थिंक टैंक के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई। बुक का नाम है सिप्री ईयर बुक। इस ईयर बुक ने यह कहा है कि इंडिया और चाइना ने लास्ट ईयर में अपने न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज़ किया है। सिप्री के अनुसार यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इज़राइल, इन 8 मेजर कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर पावर है और ये कंट्रीज़ मिलाकर करीब 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स रखती है। सिप्री के अनुसार 2019 में करीब 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो 2020 में घटकर 13,400 हो गए हैं। इसका रीज़न रशिया और यूएस द्वारा अपने न्यूक्लियर पावर्स ट्रीटीज़ के तहत कम करना है। और इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया के पास करीब 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वहीं चाइना के पास 290 और पाकिस्तान के पास करीब 150 to 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि यूनेक्टेड ने एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया 9th लार्जेस्ट रिसिपेंट है एफडीआई का। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर एफडीआई 42 बिलियन यूएसडी 2018 में से बढ़कर 51 मिलियन यूएस डॉलर 2019 में हो गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एशिया के अंदर एफडीआई लेने में इंडिया का स्थान टॉप 5 में आता है। इसकी वजह डिजिटल सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ को देखा गया है, यानी कि एफडीआई को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इंडिया के डिजिटल सेक्टर ने किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। लेक्चर्स में हमने पढ़ा कोविड-19 5th रिसेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे आरबीआई द्वारा डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद एडीआईपी स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, उसके बाद और इंडिया और नेपाल के बीच साइन एमओयू के बारे में। आफ्टर दैट सिप्री ईयर बुक जो कि स्वीडिश थिंक टैंक द्वारा लॉन्च की गई है और जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिटेल लॉन्च की है। एंड लास्ट में यूनाइटेड द्वारा घोषित वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें